अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कतर पर इसराइली हमले के बाद आज अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कतर पहुंच गए हैं और उनकी कतरी अमीर से मुलाकात भी हुई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 2 दिनों से मार्को रूबियो इसराइल के दौरे पर थे। कतरी अमीर से मुलाकात के बाद मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी और कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी से मुलाकात की। हमने अमरीका और कतर की देर पास सिक्योरिटी, शराकत दारी और एक ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम खित्ते के लिए अपनी मुश्तरका वाबस्तगी की दोबारा तौसीक की। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि वो इसराइल और हमास के दरमियान अमन मुआहिदा कराने और यरगमालियों को घर वापस लाने की जारी मुसालिहती कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर खारजा ने हमास के साथ मुज़ाकरात में कतर की सालिसी पर उनका शुक्रिया तो अदा किया, मगर उन्होंने अपनी पोस्ट में इन्हीं कोशिशों के दौरान कतर पर होने वाले इसराइली हमले का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि खुद ट्रंप मुतादिद बार ये कह चुके हैं कि वो कतर पर होने वाले इसराइली हमले से खुश नहीं थे और अगर उन्हें वक्त पर हमले का पता चलता तो इस हमले को रोक देते। मगर अब अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में दावा कर दिया है कि इसराइल ने ट्रंप को हमले से काफ़ी पहले ही आगाह कर दिया था और वो चाहते तो हमले को रोक सकते थे, मगर उन्होंने रोका नहीं। एक्सियोस की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि 9 सितंबर की सुबह कतर पर हमले से पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को बताया कि इसराइल कतर में हमास के रहनुमाओं पर हमला करने वाला है। ये बात 3 इसराइली हुक्काम ने बताई जिनके पास इस मामले की बराह रास्त मालूमात मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि व्हाइट हाउस का कहना है कि उन्हें हमले की इत्तला उस वक्त दी गई जब इसराइली मिसाइल फिजा में थे, जिसकी वजह से ट्रंप को हमले की मुखालफत का मौका नहीं मिला। लेकिन 7 इसराइली हुक्काम ने एक्सियोस को बताया कि व्हाइट हाउस को पहले से इल्म था, चाहे हमला रोकने के लिए वक्त कम ही क्यों ना था। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अमेरिका को एतमाद में लिए बगैर उसके एक अहम इत्तेहादी पर हमला करना इसराइल की जानिब से एक इंतहाई कदम होता, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में कि जब हमास की क़यादत ट्रंप की ताज़ा तरीन अमन तजावीज़ पर बातचीत के लिए जमा हुई थी। इसराइली हुकाम के मुताबिक नेतन्याहू ने वाकई बहुत देर से अमेरिका को हमले की इत्तला दी थी, लेकिन इतनी भी ताख़ीर नहीं हुई थी कि हमला रोका ना जा सकता। 3 इसराइली ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू ने अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे ट्रंप को मुमकिना हमले के बारे में फ़ोन किया, जबकि दोहा में धमाकों की खबरें अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह 8:51 पर आईं। एक सीनियर इसराइली एहलकार ने कहा कि ट्रंप को हमले के बारे में मिसाइल दागे जाने से पहले ही पता था। पहले नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान सियासी सतह पर बात हुई और इसके बाद फौजी ज़राए से राब्ता हुआ और ट्रंप ने हमले से मना नहीं किया, जबकि एक दूसरे सीनियर इसराइली एहलकार ने बताया कि अमेरिका को हमले से काफ़ी पहले सियासी सतह पर इत्तला दे दी गई थी। अगर ट्रंप इस हमले को रोकना चाहते तो वो रोक सकते थे, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोनों इसराइली एहलकारों ने कहा कि जब ट्रंप और नेतन्याहू की बात हुई तब तक मिसाइल दागे नहीं गए थे और दावा किया कि अगर ट्रंप एतराज़ करते तो इसराइली हमला मनसूख कर देता। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने इस टाइमलाइन के हवाले से मखसूस सवालात का जवाब नहीं दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इस रिपोर्ट की इशाअत से पहले कोई तबसरा करने या सवालात के जवाब देने से इनकार कर दिया, जबकि खबर की इशाअत के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने अंग्रेज़ी में एक बयान जारी किया कि व्हाइट हाउस का बयान दुरुस्त है और सिर्फ इसराइल इस हमले का जिम्मेदार है। इसराइली हुक्काम ने ट्रंप और नेतन्याहू की कॉल की तफसील बयान नहीं की। मसलन ये कि नेतन्याहू ने सिर्फ ट्रंप को मंसूबे के बारे में बताया था या उनकी इजाज़त भी मांगी थी, और ये भी वाज़ेह नहीं कि ट्रंप ने फ़ौरन मुतल्लिका हुकाम को इत्तला दी थी या नहीं, जिनमें से कुछ बाद में नेतन्याहू पर सख्त नाराज़ थे। नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि हमला इसराइल का एक तरफा फैसला था। एक तीसरे इसराइली एहलकार ने भी इस बात से इत्तफाक किया कि इसराइल ने ट्रंप इंतज़ामिया को पहले ही इत्तला दे दी थी, लेकिन कहा कि इसराइल ने अमेरिका की जानिब से हमले की पेशगी इत्तला न होने के बयानिए के साथ चलने का फैसला किया। इसराइली एहलकार के मुताबिक हमारी तरफ से यह तय किया गया कि अमेरिका से ताल्लुकात की खातिर हम उनकी मदद करें, जबकि एक चौथे इसराइली एहलकार ने बताया कि अमरीकी ड्रामा कर रहे हैं, हमने उन्हें हमले के बारे में अपडेट कर दिया था। 5वें इसराइली एहलकार ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया के पास इस हमले से फासला रखने की वाज़ेह वजूहात थी। वो जो पब्लिकली कहते हैं उसे शक की निगाह से देखना चाहिए। 6ठे इसराइली एहलकार ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है कि जब ट्रंप इंतज़ामिया ने सियासी वजूहात की बिना पर इसराइल के साथ अपनी बातचीत के बारे में कहानियाँ घड़ी हों। जबकि इस सारी सूरत हाल पर एक अमरीकी एहलकार ने एक्सियोस को बताया कि ये गुमनाम इसराइली ज़राए जो अमेरिका के सदर और उनकी इंतज़ामिया पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। इस रिपोर्ट को लिखने वाले सहाफ़ी बराक रेविड ने CNN पर मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा कि जब मैंने यह खबर शाया की तो मुझे एक चौथे सीनियर इसराइली एहलकार का फ़ोन आया, जिसने कहा कि आपकी खबर 98% दुरुस्त है। जब मैंने उनसे पूछा कि बाकी 2% क्या है, तो उन्होंने बताया कि कल 8 बजे नहीं
बल्कि 7:45 पर नेतन्याहू सदर ट्रंप की बात हुई थी। यानी कि ये हमला होने से तकरीबन 1 घंटे या उससे भी ज़्यादा पहले की बात है। यानी ट्रंप काफ़ी पहले इस हमले को रोक सकते थे, मगर उन्होंने उसे नहीं रोका। वो कतर को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। 3 Israeli officials told me that Netanyahu called Trump on Tuesday morning around 8 a.m. To tell him that Israel is planning to conduct a strike in Qatar against Hamas leaders. And I have to tell you that after I ran the story, I got a call from a 4th senior Israeli official that told me that the story was 98% accurate. When I asked him what were the other 2%, he said the call was not at 8 a.m., it was 7:45. Wow. So basically saying in a significant amount of time before that strike happened. Yeah, because the missiles, we know that at 8:51 a.m. Eastern time, there were the first reports from out of Doha about explosions in the Qatari capital, which means that if the call was at 7:45, it's really almost an hour, or it's more than an hour before the missiles hit. इस सारी सूरत हाल में कल अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने कतर पर हमले को जस्टिफाई किया और इस हवाले से एक बार फिर पाकिस्तान की मिसाल दी। Of course, the United States acted very boldly against the terrorist havens that were given to Al-Qaeda in Afghanistan, the terrorist haven that was given to the chief terrorist, bin Laden, in Pakistan. Those countries that are condemning Israel today did not come and say, well, what a terrible thing was done. The sovereignty of Pakistan was violated. The sovereignty of Afghanistan was violated. You don't have such sovereignty when you are effectively giving a base to terrorists and a place where they can ply their gruesome trade. So it's the right of every country under international law to defend itself beyond its borders against those who would kill their citizens, murder them en masse. वाज़ेह है कि कल दोहा में इजरायली हमले के खिलाफ अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के सरबराहान का एक हंगामी इजलास हुआ था। इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की थी और खिताब भी किया था, जबकि इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी, तुर्क सदर अर्दवान और फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकात भी की थी। इस इजलास में मज़म्मती बयानात से ज़्यादा इकदाम उठाने का किया था, मगर इस इजलास के एलामे के मुताबिक इसराइल की कतर के खिलाफ शफ़ाक जारियत ने खित्ते में अमन के तमाम इम्कानात को कमज़ोर कर दिया है। हम कतर की रियासत पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और उसके जवाबी इकदाम की भरपूर हिमायत करते हैं। सालिसी के एक गैर जानिबदार मरकज़ पर हमला आलमी अमन कायम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाता है। एलामिये में हमले पर कतर के महज़ब और समझदाराना रवैये को सराहा गया और गज़ा पर जारियत को रोकने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी की कोशिशों की हिमायत की गई। इसके अलावा सालिसी और अमन के क़याम में कतर के तामीरी और काबिल कदर किरदार की तारीफ़ की गई और इसराइली जारियत को जायज़ करार देने के तमाम कोशिशों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। साथ ही इसराइल की कतर को बार बार निशाना बनाने की धमकियों को भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। कल इस इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, कतर में जो कल समिट हुई उसमें आप भी मौजूद थे। उससे पहले आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने कहा था कि अब बाकायदा तौर पर इसराइल को चैलेंज करना पड़ेगा और हम मुस्लिम ममालिक के साथ हैं, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। और कल जो मलेशिया के वज़ीर आज़म हैं अनवर इब्राहिम, उन्होंने कहा कि जी मज़ीद मजम्मत मिसाइल्स को नहीं रोक सकती, बयानात फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करेंगे, हमें सख्त इक़दाम करने चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तो बाकायदा तौर पर तजावीज़ पेश की कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। उससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कतर में बैठ कर अल जज़ीरा को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि अगर महज सख्त तकारीर हुई और कोई वाज़ेह रोड मैप ना दिया गया तो यह अफसोसनाक होगा। एक मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स का क़याम एक अमली कदम हो सकता है, मगर ज़ाहिर तकारीर हुई और उसके बाद जो एलामिया आया है वो एक मजम्मती एलामिया ही है। आपके ख्याल में मायूस कुन नतीजा रहा या मस्बत नतीजा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब, मैं समझता हूँ कि मैं जो कल हुई है कॉन्फ्रेंस अनप्रेसिडेंटेड थी कि सारा मुस्लिम दुनिया का एक लीडरशिप जो थी वो वहाँ पे मौजूद थी। बादशाह थे, सदर थे, वज़ीर आज़म थे, सब मौजूद थे वहाँ पे।
अगर आप समझें कि कोई अब्रप्टली मुस्लिम दुनिया जो है उसके कोई उसका रिएक्शन शो करेगी, तो मैं समझता हूँ कि इट विल बी अ लिटिल अर्ली टू गेज दैट और एक्सपेक्ट दैट। मेरा अपना ख्याल है कि ग्रेजुअली हमें एक तो नेटो के तर्ज के ऊपर जो है एक मिलिट्री अलायंस बनाना चाहिए, जो बिल्कुल ये किसी के खिलाफ नहीं होगा, ये अपनी दफा के लिए हो। ये इट विल हैव नो आप कह सकते हैं हेजेमोनिक डिजाइन्स, बट डिफेंसिव डिजाइन्स के ऊपर जो है वो होगा। मैं ये अपनी जो मेरा तजिया है हालात का उसके मुताबिक आप क्योंकि वहां मौजूद थे, ऐसी तजावीज भी दी गई कि ऐसा इत्तेहाद हो कि अगर एक मुस्लिम मुल्क पर हमला हो तो तमाम पर हमला तस्वुर किया जाए, मगर क्या वहां पर क्योंकि एलामिया में ये बात नहीं है, कम से कम आपको ये लगा कि इस तरफ सूरत हाल जा सकती है कल के इजलास के बाद? इस तरफ जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। मैं मेरी जो वहाँ पे फीलिंग्स थी मैं थोड़ा सा इन मामला में मिलिटेंट हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे मायूसी नहीं हुई। मैं एक आप और मैं आपको बात बताता चलूँ, जो हमें मुख्तलिफ कल्चरल जो सेटबैक्स या एडवांटेजेस जो हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, इस्लामी मुल्कों में जो है, उनको भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। और हम अपनी जो है देखें, हमारा तो सिलसिला है कि अल्लाह ताला हमें वसाइल दे, हमें बेपनाह दौलत से और नेमतों से अपनी से नवाजे, अल्लाह ताला की ज़ात जो है। लेकिन हमने तो साबित कर दिया है कि जो है बेखतर रात से नमरूद में कूद पड़ा इश्क, अक्ल है मैं वेले तमाशा लबे बाम अभी। तो इससे बल्कि बेखतर क्या कहते हैं, सिपाही लड़ता है, बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो हमने तो उस स्पिरिट के साथ जो है वो स्पिरिट जो है वो किसी ऐसे उस इत्तेहाद में या किसी ऐसे, आप नेटो देख लें, कोई और इत्तेहाद देख लें, पर दे मस्ट बी प्रोफेशनली वेरी वेरी गुड, यू नो। लेकिन ये जज्बा जो है ये कहीं और से आता है, ये अल्लाह ताला की देन है जो हमें अता हुआ, और हम जज्बे के साथ जो है ऐसा होता ना कि इसका कोई दबाव इस्राएली वजीर आजम पर पड़ता। कल जब ये इजलास हो रहा था और आप सब वहां मौजूद थे, तो अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो उस वक्त इजराइल में मौजूद थे, और नेतन्याहू ने उनके साथ खड़े होकर कल फिर पाकिस्तान का हवाला दिया और अफगानिस्तान का, कि अफगानिस्तान में अगर अमेरिकन फौज कार्रवाई करे, अगर उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाकर मारे तो सारी दुनिया तारीफ करती है। तो हम, और उन्होंने जस्टिफिकेशन दी फिर इस बात की कि उन्होंने जो कतर में जाके कार्रवाई की है और इसकी मिसाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को रखा। एक बात मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, उसामा बिन लादेन जो है वो मेड इन यूएसए प्रोडक्ट था, वो पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं था। उसको सूडान से लेके, मैंने पहले भी मेरे ख्याल आपके प्रोग्राम में मैंने कहा है, सूडान से इफ आई एम नॉट रॉन्ग सीआईए के जो डायरेक्टर थे उस वक्त, उसको जनरल ज़िया के पास लेके आए, और ये डिमांड थी अफगान मुजाहिदीन की कि हमें कोई मुजाहिद चाहिए, कोई प्रिंस चाहिए, कोई शहजादा चाहिए, यू नो, राइडिंग ऑन द वाइट हॉर्स, और वो जो है आके हमें लीड करे। तो कहानियों की बातें हैं। वो साहब यहाँ पे रहे और उन्होंने जो है जहाज जो है मेड इन अमेरिका जहाज जो है लड़ा, ना उसमें कोई इस्लामी बात थी, ना उसमें कोई मुसलमानों वाली बात थी। वो अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहाज जो है इन्वेंट किया गया था, सीधी सीधी बात है। वो रिडेंडेंट हो गया, एक प्रोडक्ट था अमेरिका का, उसामा बिन लादेन, वो रिडेंडेंट हो गया, अमेरिका ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। जिस तरह आप किसी भी चीज़ जो रिडेंडेंट होती है आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो इसमें नेतन्याहू का कहना कि वो यहाँ पे था और उसको ये यहाँ पे तो लाए भी अमेरिकन थे उसको, हम तो लेके नहीं आए थे, हमें तो कोई पता नहीं था बिन लादेन क्या कौन, हमें तो इस तरह पता था बिन लादेन जो अमेरिका ने कार्रवाई की उसकी मिसाल देके ये कह रहे हैं कि मेरी कार्रवाई भी ठीक थी कतर में, जिस तरीके से अमेरिका की कार्रवाई अगर अफगानिस्तान या पाकिस्तान में ठीक थी। नहीं, देखे ना, ये लोग जो वहां पे बैठे हुए थे, ये बाकायदा मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, अमेरिका की कंसेंट के साथ बैठे हुए थे। उसामा बिन लादेन अमेरिका की कंसेंट के साथ नहीं बैठा हुआ था, या किसी भी कंसेंट के साथ जो उस वक्त नहीं बैठा हुआ था। पहले लेके उसको आए यहाँ पे, उसको ही वाज हाउस्ड ओवर हियर इन अफगानिस्तान एंड इन पाकिस्तान, लेकिन वो क्योंकि जरूरत नहीं थी उसकी, ही हैड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ।
इसी तरह ये कंपेयर नहीं की जा सकती सिचुएशन जो है। मतलब अगर कंपेयर नहीं की जा सकती ख्वाजा साहब, इसमें सवाल ये उठ रहा है क्योंकि अब अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, एक्सियोस ने रिपोर्ट किया, फिर CNN भी रिपोर्ट कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को बहुत देर से बताया था। इस हमले से तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट पहले तकरीबन बता दिया था। ट्रंप चाहते तो कतर को आगाह कर सकते थे, नहीं किया गया। अभी अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये गलतफहमी या खुशफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। ये सारा कुछ अमेरिका की मर्जी के साथ हुआ है, बिल्कुल अमेरिका की मर्जी के साथ हुआ है। प्लान हो सकता है वो उनकी मर्जी के साथ हुआ हो, हर चीज जो है। ये मेरा मतलब पाकिस्तान पंजाबी में कहते हैं हवा भी नहीं लंघ देगी, उनमें से हवा भी नहीं गुजरती उन दोनों में से, अमेरिका में से और इजराइल में से। ये मुसलमानों को या हम लोगों को ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। वो अव्वल आखिर जो है वो अमेरिका का प्रोडक्ट नहीं है, अमेरिका उसका प्रोडक्ट है। वहां पे एपेक जो है रूल करती है वहां पे इसमें अमेरिका के अंदर, जो वो मेक एंड ब्रेक वहां पे इजरायली अपना गवर्नमेंट जो है अमेरिका के अंदर वो करते हैं। दे कैन डू एनीथिंग दे वांट एंड दे विल गेट अवे विद इट। वो तो दे विल गेट अवे विद मर्डर, ये जिस तरह मुहावरे में कहते हैं। तो ये कहना कि वहां पे कोई उनके बगैर, उनकी मर्जी के बगैर या उनकी ब्लेसिंग के बगैर उन्होंने हमला किया है, ये खुद ही ट्रांजैक्शन कर ली है, ये हम अपने आप को धोखा देंगे। प्लीज मुस्लिम वर्ल्ड को ये रियलाइज करना चाहिए। कम से कम करना तो बात की बात है, कम से कम ब्लैक एंड व्हाइट में अपने दोस्तों से, मैं दुश्मन तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपने दोस्त और दोस्त नवा दुश्मन जो है उनमें कोई थोड़ी सी तफरीक कर लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम। मतलब तो ये एहसास आपको कल वहां नजर आया कि तमाम मुस्लिम और जो अरब ममालिक हैं उनमें ये एहसास था? एब्सोल्युटली उनमें एहसास था। उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके एक्सप्रेशंस में ये चीज मौजूद थी। लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल टेक टाइम फॉर देम टू रियलाइज। ये सारी चीज जो है इट्स एट अ वेरी नेसेंट स्टेज। इसको डेवलप होते हुए जो है ये स्विच ऑन ऑफ, ठीक है, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसके असरात जो हैं बैठते बैठते जो है वो उनका इफेक्ट जो है कुछ टाइम लगेगा एंड समथिंग विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस, यू नो, डेफिनेटली। ये वहां पर बड़ी मिस्टेक की है। वहां पर क्या इस बात का कम से कम एतमाद है कि अगर ट्रंप अब कह रहे हैं दोबारा नहीं होगा तो वाकई दोबारा नहीं होगा? क्योंकि नेतन्याहू तो कह रहे हैं दोबारा होगा। नहीं, ये कोई नहीं, ये दोबारा भी खुदा न खास्ता दोबारा भी होगा, सेबारा भी होगा। जिस तरह तल अवीब हुक्म करेगा उस तरह होगा, बिल्कुल। आप देखें वो अब खुद कह रही हैं, अखबारें कह रही हैं, वेस्टर्न अखबारें कह रही हैं कि 2 लाख बच्चे और नहते लोग जो है वहां पे शहीद हो गए हैं। किसी का जमीर छा गया? आप मेरी एक बात सुने, आप जरा पीछे तरफ रिवाइंड करें ना, ले जाएं 2002-2003 में, जब इराक की वॉर स्टार्ट हुई, फिर सीरिया गिरा, फिर ये बार मैं ये कहता हूं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 लाख नहीं, मिलियंस वहां पे मर गए हैं। तो इट्स टाइम अल्लाह ताला की जात पे जो है उस पे ईमान को मजबूत करें। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है, किसी को किसी नेमत से नवाजा है, किसी को किसी नेमत। और ख्वाजा साहब, आपने जाने से पहले एक और बात हमारी प्रोग्राम में की थी कि ये बात कतर तक रुकेगी नहीं। अब ज़ाहिर इस्राइल लेबनान में भी कर रहा है, शाम के साथ तो जो शाम के इस वक्त सरबराह हैं उनके साथ तो ट्रंप ने खुद मुलाकात की, उन पर पाबंदियां भी खत्म की, मगर शाम में भी नहीं रुक रहा है, सीरिया में भी बाकायदा कार्रवाइयां कर रहा है। दीगर अरब ममालिक में ये इदराक भी था कि ये मामला कतर तक नहीं रुकेगा, हम तक भी बात आ सकती है। ये एक अनजाना सा खौफ तो डेफिनेटली उनमें होगा और होना चाहिए भी। जहां तक सीरिया की बात है, सीरिया जो है इंस्टॉल जो है अमेरिका की मदद से वहां पे गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई है, वो उस पे अटैक करने से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है वहां पे सिचुएशन फ्लूइड है। सीरियन लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, बैटल हार्डन्ड हैं, ओवर लास्ट 2 डेकेड्स उन्होंने जंगें लड़ी हैं, किसी ने किसी के बिहाफ पे लड़ी है, किसी ने किसी स्पॉन्सरशिप पे लड़ी है, लेकिन जंगें तो उन्होंने लड़ी हैं। दैट इज नॉट द केस विद एवरी कंट्री इन मुस्लिम वर्ल्ड, यू नो। बाद लोग बड़े अमन से अल्लाह के फजल से रह रहे हैं, उनको अल्लाह ताला ने नेमतों से और अमन की नेमत से भी नवाजा हुआ है। लेकिन देयर वाज ए स्टार्क realization in everybody over there 57 countries में कि something has to be done, otherwise one by one जो है ये विकेटें जो है ना डाउन होती जाए।
और अभी अगर एलामिया की हद तक नहीं है, आपको लगता है आने वाले उसमें अगर इसराइल इसी तरीके से आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ होगा, मुस्लिम इत्तेहाद की सूरत में, मुमालिक के इत्तेहाद की सूरत में कुछ ना कुछ होगा? मैं एक बात यहाँ पे जरा क्लियर, मैं हो सकता है ये मेरी बात जो है समझ में ना आए लोगों की, जो रिएक्शन जो है वेस्ट के अंदर से आ रहा है ना, या जो वेस्टर्न कंट्री से या यूरोप से आ रहा है या फार ईस्ट से जो रिएक्शन आ रहा है गजा में मुजालम का, वो ज्यादा लीथल है, वो ज्यादा नुकसानदेह है इजराइल की एग्जिस्टेंस के लिए। अच्छा, उसी रिएक्शन ना वो मैसिवली ट्रांसफॉर्म हो गया इन मुल्कों के, इंक्लूडिंग अमेरिका। उसी रिएक्शन की वजह से नेतन्याहू कल ये कहने पर मजबूर हुए हैं कि तन्हाई का शिकार हो रहा है इसराइल, मुसलमान ममालिक के रिएक्शन की वजह से नहीं, जो मगरिब से रिएक्शन आ रहा है उसकी वजह से। 66% पब्लिक ओपिनियन जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो इजराइल के खिलाफ हुआ है इस जंग की वजह से। पहले ये होता था कि ऊपर जो है ना, ऊपर की लेयर जो थी वहां पे जो उसकी स्टेट की जो हुक्मरान थे, सेनेटर्स थे, उनकी ब्यूरोक्रेसी थी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, हाउस था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एलीट थी, रूलिंग एलीट थी, वो सबमिट कर चुकी हुई थी, अभी भी की हुई है टू इजरायली प्रेशर, या इजरायली लॉबीज जो है उनको फाइनेंस करती हैं उनको। हम तो ऐसे ही बदनाम है ये सियासतदान के मैं किसी से पैसे पकड़ लेता हूँ, वो तो दिन दिहाड़े पैसे पकड़ते हैं, मैं तो फिर पिछले कमरे में ले जाके पैसे पकड़ूंगा कि मैं जो है शाहजेब को पता ना कर दे, प्रोग्राम कर छोड़ेगा। वो तो दिन दिहाड़े पैसे पकड़ते हैं, ख्वाजा साहब आपका सारे के सारे पेरोल के ऊपर हैं। ख्वाजा करते हैं। आपका ये क्लिप भी वायरल हो जाना है जो आपने कहा है कि मैं तो फिर पीछे जाके पकड़ूंगा पैसे। हो जाए मेरा मतलब, मैं तो एक मुहावरतन बात कर रहा हूँ कि मेरे में फिर भी कोई शर्म होगी, कोई या होगी, वहां तो खुले पैसे पकड़ते हैं, वो लीगल किए हुए सिस्टम के अंदर। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मगरिब के प्रेशर की ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं, वो बाकायदा नज़र आ रहा है, नेतन्याहू अपने बयानात में उसका जिक्र कर रहे हैं और वो प्रेशर क्या है उसके हकाइक आपके सामने रखते हैं। इस सारी सूरत हाल में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाने और एक के बाद एक मुल्क पर हमलों से इसराइल की आलमी तन्हाई बढ़ती जा रही है, जिसका एतराफ़ अब खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद खित्ते में इसराइली जारियत पूरी शिद्दत के साथ जारी है और आज एक बार फिर इसराइली फ़ौज ने यमन के हुदैदा पोर्ट पर बमबारी कर दी है, जबकि गजा में भी इसराइली जारियत पूरी शिद्दत के साथ जारी है और गजा सिटी में फ़िज़ाई हमलों के साथ साथ अब ज़मीनी कार्रवाई की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं और इसराइली टैंक भी गजा सिटी पहुंच चुके हैं। जबकि आज होने वाले इसराइली हमलों में अब तक गजा में कम अज़ कम 62 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि गजा में मजमूई शहादतों की तादाद 64,964 से ज़ायद हो चुकी है। ऐसे में अब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कायम एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इसराइल की गजा पर जंग को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले 2023 में जनूबी अफ्रीका ने इसराइल पर गजा में नस्ल कुशी का इल्ज़ाम आयद करते हुए बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायर कर दिया था। ये मुकदमा अब भी जारी है, जबकि इसी साल अप्रैल में नेशनल ने कहा था कि इसराइल गजा में एक लाइव स्ट्रीम नस्ल कुशी कर रहा है। BBC के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के एक तहकीकाती कमीशन का कहना है कि इसराइल ने गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी की है। 72 सफ़हात पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे माकूल शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर यह नतीजा निकाला जा सकता है कि 2023 में जंग के आगाज़ से लेकर अब तक इसराइल ने बैनुल-अक़वामी कानून में बयान करदा नस्ल कुशी के 5 में से 4 एक्ट किए हैं, जिनमें किसी गिरोह के अफराद को कत्ल करना, उन्हें जिस्मानी और जहनी तौर पर संगीन नुकसान पहुँचाना, दानिस्ता तौर पर ऐसे हालात पैदा करना जो उस गिरोह की मुकम्मल तबाही का बाइस हों और बच्चों की पैदाइश को रोकना जैसे इक़दाम शामिल हैं। रिपोर्ट में इसराइली रहनुमाओं के बयानात और इसराइली फ़ौज के तर्ज़ अमल को नस्ल कुशी के इरादे के सबूत के तौर पर पेश किया गया है। फ़लस्तीनी मकबूजा इलाकों पर आज़ाद बैनुल-अक़वामी तहकीकाती कमीशन अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने 2021 में कायम किया था ताकि इंटरनेशनल राइट्स और इंसानी हुकूक की तमाम मुबैना खिलाफ वर्जियों की तहकीकात की जा सके। 3 रुकनी माहिरीन के इस पैनल की सरबराही जनूबी अफ्रीका में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के साबिक सरबराह नावी पेले कर रही हैं, जो रवांडा की नस्ल कुशी पर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की सदर भी रह चुकी हैं। जबकि बाकी 2 अरकान में ऑस्ट्रेलियाई इंसानी हुकूक के वकील क्रिस सिदोती और लैंड राइट्स और हाउसिंग के भारतीय माहिर मेलन कोठारी शामिल हैं। इस सारी सूरत हाल में इसराइल पर आलमी दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अमेरिका के अलावा अक्सर मगरबी इत्तेहादी तो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी कर रहे हैं, मगर अमेरिका पूरी तरह इसराइल के साथ खड़ा है और इसराइल
आलमी सतह पर मुसलसल तन्हाई का शिकार नजर आ रहा है, जिसका एतराफ अब खुद इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू कर रहे हैं। इस हवाले से CNN की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में तकरीबन 2 साल से जारी जंग पर बढ़ते हुए आलमी गुस्से के बाद इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने खबरदार किया है कि इसराइल उस किस्म की तन्हाई का सामना कर रहा है जो बरसों तक जारी रह सकती है और उसके पास अपने बलबूते पर खड़े होने के सिवा कोई चारा नहीं है। इस्राएली वजारत खजाना की एक कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल की मईशत को खुद कफील बनाने की ज़रूरत होगी, यानी उसे ज़्यादा खुद मुख्तार होना और बैरूनी तिजारत पर कम इन्हिसार करना पड़ेगा। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि तन्हाई एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे मैं नफरत करता हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के बयानात बड़े पैमाने पर आने वाले आलमी रद्द अमल का एक एतराफ़ है जिसका इसराइल गजा में अपनी जंग बढ़ाते हुए सामना कर रहा है। गजा की जंग में अपने तर्ज अमल की वजह से इसराइल अब फ्रांस, नेदरलैंड, बरतानिया, स्पेन, इटली और दीगर की जानिब से जुज़वी या मुकम्मल हथियारों की पाबंदियों का सामना कर रहा है। ताहम उसके ज़्यादातर हथियार अमरीका से आते हैं, जिसने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने से खबरदार किया है। बाइडेन दौर में 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब्स की एक खेप को मौखर किया गया था, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने इसे फ़ौरन बहाल कर दिया था। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइली अवाम, यरगमालियों के ख़ानदान और हत्ता के इसराइली फ़ौज तक ने गजा में जंग को बढ़ाने की मुखालफत की है, क्योंकि उन्हें खदशा है कि इससे यरगमालियों की जान को खतरा लाहक हो सकता है और इंसानी नुकसान में इजाफा हो सकता है। लेकिन वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंग बढ़ाने पर इसरार कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कई सालों से इसराइल को इलाकाई और आलमी सतह पर एक मुआशी पावर हाउस समझा जाता रहा है, जिसकी बड़ी वजह उसकी मशहूर हाईटेक इंडस्ट्री है। मगर जंग ने इसराइली मईशत पर काफ़ी असर डाला है और ये पहले ही मुल्क की तारीख की सबसे तवील और महंगी जंग बन चुकी है। नेतन्याहू ने इस तन्हाई को जुज़वी तौर पर एक इंतहा पसंद इस्लामी एजेंडे से मंसूब कर दिया, जिसके बारे में उनका दावा है कि उसने यूरोपीय खारजा पॉलिसी पर इसराइल के खिलाफ बहुत मनफी असर डाला है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हरीफ रियासतें, जिनमें कतर भी शामिल है, इन रियासतों ने सोशल मीडिया पर आलमी बयानिया तश्कील दिया है जो हमें एक तरह की तन्हाई में डाल रहा है। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि यह सूरत हाल हमें मुआशी पाबंदियों और हथियारों और उनके पुर्जों की दरामद में मुश्किलात से दो चार कर रही है। नेतन्याहू के मुताबिक इसराइल आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो रहा है, इसलिए इसराइल को अपनी मईशत को मजबूत करना होगा। मगर इसराइल की तन्हाई सिर्फ सिफारती मुहाज तक महदूद नहीं रही है, बल्कि खेलों समेत दीगर मैदानों में भी इसराइल के खिलाफ इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से BBC ने लिखा है कि जैसे जैसे गजा में जंग तवील होती जा रही है, इसराइल की बैनुल-अक़वामी तन्हाई गहरी होती जा रही है। क्या ये एक जनूबी अफ्रीका जैसा लम्हा बनने के करीब पहुँच रहा है कि जब सियासी और मुआशी दबाव समेत खेलों और सकाफती बॉयकॉट के इम्तिजाज ने जनूबी अफ्रीका को नस्ल परस्ती छोड़ने पर मजबूर कर दिया था? या फिर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की दाएं बाजू की हुकूमत इस सिफारती तूफान का मुकाबला कर पाएगी और इसराइल को ये आज़ादी दिला पाएगी कि वो अपनी बैनुल-अक़वामी हैसियत को कोई मुस्तकिल नुकसान पहुँचाए बगैर गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में अपने मकासद को जारी रखे? दो साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद बाराक और एहूद ओलमर्ट पहले ही नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि उन्होंने इसराइल को बैनुल-अक़वामी तौर पर एक तनहा रियासत बना दिया है, जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से जारी गिरफ्तारी के वारंट की बदौलत वो मुमालिक जहां नेतन्याहू गिरफ्तारी के खतरे के बगैर सफ़र कर सकते हैं, वो अब ड्रामाई तौर पर कम हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा समेत कई मुमालिक ने कहा है कि वो अगले हफ्ते फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। खलीजी मुमालिक ने दोहा में जमा होकर एक मुश्तरका रद्द अमल पर गौर किया, जो कतर में हमास के रहनुमाओं पर इसराइली हमले पर शदीद गुस्से में हैं। जब गर्मियों में गजा से भूख और कहत की तस्वीर सामने आई और इसराइली फ़ौज गजा सिटी पर हमला करने और गालिबन उसे तबाह करने की तैयारी कर रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपीय हुकूमतें सिर्फ बयानात से आगे बढ़कर अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही हैं। यहाँ तक कि नेतन्याहू ने भी तस्लीम किया है कि इसराइल आलमी सतह पर एक तरह की मुआशी तन्हाई का सामना कर रहा है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इस माह के आगाज़ में बेल्जियम ने इसराइल के खिलाफ पाबंदियों की एक सीरीज़ का ऐलान किया, जिनमें मकबूजा मगरबी किनारे की गैर कानूनी यहूदी सेटलमेंट से दरामदाद पर पाबंदी, इसराइली कंपनियों के साथ खरीदारी की पॉलिसियों का सरे-नौ जायज़ा और इसराइली सेटलमेंट्स में रहने वाले बेल्जियम के शहरियों के लिए काउंसलर इमदाद पर पाबंदियां शामिल हैं। साथ ही बेल्जियम ने इसराइली हुकूमत के दो सख्त गिर वुज़रा बेन गुवेर और बेज़लेल स्मोट्रिच को भी नापसंदीदा शख्सियत करार दिया, जबकि दीगर मुमालिक, जिनमें बरतानिया और फ्रांस शामिल हैं, पहले ही ऐसे इकदाम उठा चुके थे। लेकिन तशद्दुद में मुलव्वस इसराइली सेटलर्स पर बाइडेन इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता साल आयद की गई पाबंदियां ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस में आने के पहले ही दिन ख़त्म कर दी गईं। बेल्जियम के इकदाम के एक हफ्ते बाद
स्पेन ने अपने इकदामात का ऐलान किया, जिसमें इसराइल पर पहले से मौजूद गैर रस्मी हथियारों की पाबंदी को बाकायदा कानून में बदलना, इंपोर्ट्स पर जुज़वी पाबंदी लगाना, गजा में नस्लकुशी या जंगी जराइम में मुलव्विस किसी भी शख्स को स्पेन की सरजमीन में दाखिले से रोकना और इसराइल के लिए हथियार ले जाने वाले बहरी जहाज़ों और तैयारों को स्पेन की बंदरगाहों पर लगरअंदाज होने या फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने से मना करना शामिल है। लेकिन इसराइल के लिए इससे ज़्यादा तशवीशनाक इशारे भी मौजूद हैं। अगस्त में नॉर्वे के $2 ट्रिलियन के खुद मुख्तार वेल्थ फंड ने ऐलान किया कि वो इसराइल में लिस्टेड कंपनियों से सरमाया निकालना शुरू करेगा और इस माह के वस्त तक 23 कंपनियों से सरमाया निकाल लिया गया है, जबकि नॉर्वे के वजीर खजाना ने कहा है कि यह तादाद बढ़ सकती है। इसी दौरान इसराइल के सबसे बड़े तिजारती पार्टनर यूरोपीय यूनियन ने इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वज़रा पर पाबंदियां लगाने और इसराइल के साथ अपने एसोसिएशन मुआहदे के तिजारती हिस्सों को जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का मंसूबा बनाया है। 10 सितंबर को अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में यूरोपीय कमीशन की सरबराह ने कहा कि गजा में होने वाले वाक़यात ने दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ दिया है, जबकि उसके एक दिन बाद 314 साबिक यूरोपीय सिफारतकारों और हुकाम ने यूरोपीय कमीशन की सदर और यूरोपीय खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कैलिस को खत लिखा, जिसमें इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा किया गया, जिनमें एसोसिएशन मुआहदे की मुकम्मल मुअत्तली भी शामिल थी। BBC की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि जनूबी अफ्रीका पर 1960 की दहाई से नस्ल परस्ती के खात्मे तक आयद पाबंदियों की एक नुमाया खुसूसियत सकाफती और खेलों के बायकॉट की एक सीरीज़ थी, जो सफ़ेद फाम अक़लियती हुकूमत ने मुल्क की सियाह फाम अक्सरियत के खिलाफ नस्ल परस्ताना अलहदगी और इम्तियाज़ की पॉलिसी के तौर पर नाफिज की थी। ऐसे ही आसार अब इसराइल के हवाले से भी सामने आने लगे हैं। यूरोविजन म्यूज़िकल कंटेस्ट इस तनाजुर में शायद कोई बड़ा इवेंट ना लगे, लेकिन इसराइल का इस मुकाबले के साथ एक तवील और नुमाया ताल्लुक है, जिसे वो 1973 से अब तक 4 बार जीत चुका है। इसराइल के लिए इसमें शिरकत यहूदी रियासत के ख़ानदानों में कबूलियत की अलामत है, लेकिन आयरलैंड, स्पेन, नीदरलैंड और स्लोवेनिया सब ने कहा है और इशारा दिया है कि अगर इसराइल को मुकाबले में हिस्सा लेने दिया गया तो वो 2026 में इससे दस्तबरदार हो जाएंगे और इस पर हतमी फैसला दिसंबर में मुतवक्के है। जबकि हॉलीवुड में एक खत पर सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 4000 से ज़ायद सेलिब्रिटीज़ ने दस्तखत किए हैं, जिनमें एमा स्टोन और हार्वियर बारदेम जैसी मशहूर शख्सियात शामिल हैं। इस खत में इसराइली प्रोडक्शन कंपनियों, फेस्टिवल्स और नशरियाती इदारों के बाइकॉट का मुतालबा किया गया है, जो फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ नस्लकुशी और नस्ली इम्तियाज़ में मुलविस हैं। और फिर खेलों का मामला है। स्पेन की व्योल्टा डी स्पानिया साइकिल रेस बार बार उन ग्रुप्स की वजह से मुतासिर हुई जो इसराइल की प्रीमियर टेक टीम की मौजूदगी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जिसके नतीजे में इस इवेंट को कबल अज़ वक्त और पोडियम की तकरीब की मनसूखी के साथ ख़त्म होना पड़ा। जबकि स्पेनिश वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज ने इन मुजाहिरों को फ़ख्र का बाइस करार दिया। इसी तरह स्पेन में ही 7 इसराइली शतरंज के खिलाड़ी एक टूर्नामेंट से उस वक्त दस्तबरदार हो गए जब उन्हें बताया गया कि वो इसराइली परचम के साथ मुकाबला नहीं खेल सकते। इस सारे अमल में, जिसे मीडिया पहले ही सिफारती सुनामी का नाम दे चुका है, इस पर इसराइली हुकूमत का रद्द-ए-अमल आमतौर पर सख्त रहा है, लेकिन उन लोगों में गहरी तशवीश पाई जाती है जो बैरून मुल्क इसराइल की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 2017 से 2021 तक जर्मनी में इसराइल के सफ़ीर रहने वाले जेरेमी साखारोफ के मुताबिक ऐसा वक्त पहले कभी नहीं आया कि जब इसराइल की बैनुल-अक़वामी हैसियत इतनी ख़राब रही हो। उन्होंने कहा कि हम अभी जनूबी अफ्रीका जैसे लम्हे में तो नहीं हैं, लेकिन मुमकिन है कि इस लम्हे के इब्तिदाई मरहले में हो। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि दीगर लोग समझते हैं कि इसराइल को तनहा रियासत बनने से बचाने के लिए ज़्यादा गहरी तब्दीली की ज़रूरत है। साबिक इसराइली सिफारतकार एलान बारोक का कहना है कि हमें दोबारा होश में आना होगा। जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती के खात्मे के एक दिहाई बाद वहाँ सफ़ीर रहने वाले एलान बारोक ने 2011 में ये कहते हुए अपनी सर्विस से इस्तीफ़ा दे दिया था कि वो अब इसराइली कब्ज़े का दिफा नहीं कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद से वो इसराइली हुकूमत के सख्त नाक़िद और 2 रियासती हल के हामी रहे हैं। वो समझते हैं कि हालिया पाबंदियाँ ज़रूरी हैं क्योंकि जनूबी अफ्रीका को इसी तरह घुटने टेकने पर मजबूर किया गया था। जबकि आज यूरोपीय मुल्क लग्जमबर्ग ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को बाकायदा तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है और आलमी सतह पर इसराइल न सिर्फ सिफारती तनाई का शिकार हो रहा है, बल्कि गजा में इसराइली इक़दामात की मुखालफत और फ़लस्तीनियों की हिमायत हर फोरम पर बढ़ रही है। इतवार को अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में होने वाले हॉलीवुड के मारूफ अवार्ड शो एमी अवार्ड्स में भी इसी की झलक नजर आई, जहां मुख्तलिफ हॉलीवुड स्टार्स ने फ़लस्तीन से भरपूर यकजहती का इजहार किया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान एशिया कप का अगला मैच खेलेगा नहीं खेलेगा, पीसीबी क्या फैसला करने जा रहा है, सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। एशिया कप में पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात से मैच है, मगर पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान हैंडशेक तनाज़े के बाद एशिया कप में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से पीसीबी अहम फैसला करने जा रहा है। इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सदारत में पीसीबी का मुशावरती इजलास जारी है। भारतीय टीम के गैर पेशावराना रवैये में मुआवनत पर कल पीसीबी ने आईसीसी से मुतालबा किया था कि रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को
फौरी एशिया कप से हटा दिया जाए। मगर नुमाइंदा जियो न्यूज़ सोहेल इमरान की खबर के मुताबिक आईसीसी ने मैच रेफरी को हटाने की पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इस हवाले से पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया है। इस सूरत हाल में आज दुबई में पाकिस्तानी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख कर दी। साथ ही भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को यह तजवीज़ दी गई है कि एंडी पाइक्राफ्ट को पूरे एशिया कप से नहीं हटाया जाएगा। अलबत्ता पाकिस्तान के मैचेस में उन्हें जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी और ज़राए का कहना है कि एंडी पाइक्राफ्ट के बगैर पाकिस्तान अपने मैचेस खेलने पर आमादगी जाहिर कर सकता है। भारतीय न्यूज़ चैनल एनडीटीवी के मुताबिक पीसीबी ने मुबैना तौर पर यूटर्न लेते हुए टूर्नामेंट में शामिल रहने का फैसला किया है। इस यूटर्न की वजह टूर्नामेंट से दस्तबरदारी पर आईसीसी की जानिब से मुमकिन पाबंदी बताई जा रही है। पीसीबी के एक जरिए ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि इस बात का बहुत कम इम्कान है कि पीसीबी एशिया कप से दस्तबरदार हो जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जेशा की क़यादत में आईसीसी पीसीबी पर भारी पाबंदी आयद कर देगा और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा पाक भारत मैच के बाद भारत में भारतीय टीम के दोहरे मेयार पर तनकीद हो रही है। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने कहा है कि भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर कौन सा तीर मार लिया है। ये कौन सा दोहरा मेयार है कि पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्म रिलीज नहीं करनी है लेकिन मैच खेलना है और हाथ नहीं मिलाना है। इस सवाल से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब क्या तफसीलात हैं, क्या होने जा रहा है सारी सूरत हाल में? काजिब साहब, मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ दुबई की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी से और यहाँ पर अब से तकरीबन 1.25 घंटे हो गए कि पाकिस्तान टीम कल जो मैच होना है यूएई के खिलाफ उसके लिए तैयारियां कर रही है। ये एक नॉर्मल वार्म अप होता है वो हो रहा है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान टीम की अब से तकरीबन को 3-3.5 घंटे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने मनसूख कर दी है। लेकिन जो एक्टिविटीज हैं वो सारी एक्टिविटीज यहाँ दुबई से शिफ्ट होकर अब इस्लामाबाद चली गई हैं, क्योंकि पीसीबी के तकरीबन को 5-6 जो अफसरान यहाँ आए हुए थे दुबई, वो कल रात पहले लाहौर पहुंचे, अब लाहौर से वो इस्लामाबाद चले गए। लेकिन पाकिस्तान का जो बुनियादी मुतालबा था एंडी पाइक्राफ्ट मैच रेफरी को हटाने का, वो तो आईसीसी ने पोलाइटली पीसीबी को मना कर दिया कि वो मुमकिन नहीं है। अब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के कुछ सरकर्दा लोग हैं जिनमें खिमजी एक उनका ओमान से ताल्लुक है, इंडियन गुजरात से बेसिकली वो बिलोंग करते हैं, वो और कुछ यूएई के दूसरे लोग जो हैं वो इसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं कि ये मामला जो हैं वो टल जाएं। तो जो अभी तक हमें इनसाइडर्स बता रहे हैं जो दरमियानी रास्ता निकाला जा रहा है वो ये निकाला जा रहा है कि रिची रिचर्डसन जो दूसरे मैच रेफरी जो अभी तक अबू धाबी में जिनकी पोस्टिंग थी उनको दुबई लाया जाए और यहाँ पर उनसे पाकिस्तान के मैच सुपरवाइज करवाए जाएं और एंडी पाइक्राफ्ट को पाकिस्तान के मैचों से दूर रखा जाए। लेकिन ये सारा कुछ पसे पर्दा चल रहा है, अनऑफिशियली इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खामोश है। यानी इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान मैच खेलेगा और पाकिस्तान के मैचेस की हद तक एंडी पाइक्राफ्ट नहीं होंगे, इस बात का इम्कान है? जी हाँ, यही एक दरमियानी रास्ता नजर आ रहा है। वरना जिस तरह आपने बताया, ना सिर्फ आईसीसी की तरफ से सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है पीसीबी को, बल्कि कहा जा रहा है कि 15 से 16 मिलियन डॉलर्स का नुकसान जो है वो पीसीबी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और फिर जिस तरह इंडिया को जो ह्यूमिलेशन है वो तो इस बात की है कि उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, तो अगर पाकिस्तान जरा बड़े दिल का मुजाहरा कर दे और इस एशिया कप के बकिया मैचेस में पार्टिसिपेट कर दे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को लोग अभी तक एक अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक इस तरह की कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं की जिस तरह भारत की तरफ से हमें नजर आई है। तो मेरे ख्याल में अगले चंद घंटे इंपॉर्टेंट है। लेट नाइट लग रहा है कि इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा, लेकिन अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ डेडलॉक जो है वो बरकरार नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हालिया दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस एक बार फिर खबरों का मरकज बने हुए हैं। कल से एडवोकेट ईमान मजारी की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ काम की जगह पर हिरासानी की शिकायत का मामला अदालती तनाज़े में बदलता जा रहा है। चीफ जस्टिस ने जजेस के खिलाफ हिरासानी की शिकायत का जायजा लेने के लिए पहले से बनी हुई मजाज अथॉरिटी यानी जज को ही तब्दील कर दिया है। इसके अलावा आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने मुबैना जाली डिग्री के मामले पर अपनी ही अदालत के एक और सीनियर जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम यानी केसेस की समाअत से ही रोक दिया है, जिस पर इस्लामाबाद बार काउंसिल ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए आज के दिन को यौम सियाह करार दिया है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए फैसला सुनाया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा है। इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस रेफरेंस पर फैसला आने तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी किसी मुकदमे की समाअत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों के नुमाइंदे भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे और वो इस दरख्वास्त को ही नाकाबिल समाअत करार दे रहे थे। जो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई की खबर के मुताबिक केस कॉल हुआ तो पटिशनर वकील मियां दाऊद एडवोकेट पेश नहीं हुए। उनके माविन वकील ने बताया कि पटिशनर मेडिकल इमरजेंसी के बाइस नहीं आए और आज की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। वकला तंजीमों के नुमाइंदे रोस्ट्रम पर आ गए। इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर राजा अलीम अब्बासी ने कहा कि हमें इस केस के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है। जजिस के खिलाफ शिकायत के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है। अगर जजिस के खिलाफ पटिशंस का ये ट्रेंड शुरू हो गया तो बहुत तबाकुन होगा। इस्तदा है कि अदालत इस दरख्वास्त पर लाजमी तौर पर एतराज़ात बरकरार रखे। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि क्या आप इस केस में फरीक हैं? यह एतराज़ का केस है, अभी इस पर बाकायदा समाअत नहीं कर रहे। आप लोग अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं, अगर नोटिस होता है तो आपको सुनेंगे। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर नईम अली गुज्जर ने कहा कि इस्लामाबाद बार इस हवाले से स्टेक होल्डर है। को वारंटों की ये रिट काबिल समाअत ही नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक हम नोटिस नहीं करते आपको सुनना बनता नहीं है। आप लोगों को रोस्ट्रम पर देखकर मुझे खुशी है कि आप आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस को आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना चाहिए। हम अगर सवालात फ्रेम करते हैं तो फिर आपको मौका देंगे। जब तक बार की मुआवनत नहीं लेते केस काबिल समाअत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अभी हमने ऑफिस एतराज़ात को देखना है और इसके लिए अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक तो नहीं सकते। अदालत ने मजीद कहा कि इस मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फैसला आने तक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रहेगा। अदालत के सामने एक अहम सवाल है जिसको देखना है और वो ये है कि अगर मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा हो तो क्या हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। मगर फिर आज ही फैसला सुना दिया गया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से ही रोक दिया गया। इस फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस का ताज़ा ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया गया है जिसमें 17 से 19 सितंबर के लिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम किसी भी बेंच में शामिल नहीं है। अदालत ने इस मामले में 2 अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर कर दिए हैं जिनमें साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह शामिल हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। आम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को कानून की जाली डिग्री रखने के इल्ज़ाम का सामना है और इस हवाले से गुज़िश्ता साल जुलाई में उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाकायदा रेफरेंस दायर किया गया था और तब से ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा है। और माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जजिस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेर इल्तवा होने की बुनियाद पर काम से नहीं रोका गया। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। जस्टिस सरदार तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोकने पर वकला तंजीमों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इस्लामाबाद बार काउंसिल के नुमाइंदों ने इस हवाले से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज के दिन को यूं करार देकर कल इस्लामाबाद में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद बार काउंसिल के एलामिये में लिखा है कि इस्लामाबाद बार काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के गैर मामूली फैसले की सख्त मजम्मत की है। वकला बिरादरी के लिए ये इंतहाई तशवीश की बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई मुकम्मल होने तक अपने अदालती फराइज सर अंजाम देने से रोक दिया गया है। इस्लामाबाद बार काउंसिल इस बात पर पुख्ता यकीन रखती है कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यह इख्तियार हासिल है कि वो आला अदलिया के जजिस की अहलियत, सलाहियत या कंडक्ट का जायजा ले। किसी दूसरे फोरम की तरफ से जजिस के इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश आइन में सेपरेशन ऑफ पावर्स और अदलिया की आज़ादी के उसूलों के खिलाफ है जो हमारे आइन की बुनियाद हैं। हम इस बात पर भी गहरी तशवीश का इजहार करते हैं कि जिस तरह इस मामले में को वारंटों की रिट को इंटरटेन किया गया जो बराह रास्त आला अदलिया के काम में मुदाखलत है, ऐसा फैसला ना सिर्फ अदलिया के इदारे को गैर मुस्तहकम करता है बल्कि निज़ाम इंसाफ पर अवाम के एतमाद को कमज़ोर करता है। एलामिये के मुताबिक इस्लामाबाद बार काउंसिल अदलिया की आज़ादी और तमाम मौजूदा जजिस के आइन के तहत फ़राइज़ की अदायगी के हवाले से अपनी भरपूर हिमायत का इरादा करती है। हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस ले ताकि आइनी स्कीम को कायम रखा जा सके और अदलिया की साख और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ हो। एलामिये के मुताबिक मज़ीद ये कि इस्लामाबाद बार काउंसिल ने आज के दिन को यौम सियाह करार दिया है और कल पूरे वफाकी दारुल हुकूमत में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया है। तमाम वकला से अपील की गई है कि वह अदलिया की आज़ादी की हिमायत में इस हड़ताल में शरीक हों। इसके अलावा इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जनरल बॉडी इजलास कल सुबह 11 बजे तलब किया गया है ताकि इस सूरत हाल पर गौर किया जा सके और आइंदा का लाया अमल तैयार किया जा सके। इस्लामाबाद बार काउंसिल अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है कि कोई भी जज आर्टिकल 209 के दायरा इख्तियार से बाहर कार्रवाई का शिकार ना हो। इस्लामाबाद बार काउंसिल का ये सख्त एलामिया है। जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ
वर्क प्लेस हैरेसमेंट का मामला भी अदालती तनाज़ा बनता जा रहा है। गुज़िश्ता जुमेरात को बलोच एक्टिविस्ट डॉक्टर माहरंग बलोच का नाम ECL से निकालने के केस में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में बदमज़गी हुई थी। चीफ जस्टिस की जानिब से ईमान मज़ारी को तौहीन अदालत की कार्रवाई से खबरदार किया गया था। उनके सख्त रिमार्क्स भी रिपोर्ट हुए थे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि अगर मैं इस केस में कोई हुक्म जारी करूं तो ईमान मज़ारी नीचे जाकर प्रोग्राम कर देंगी कि एक डिक्टेटर बैठा है, जिस पर ईमान मज़ारी ने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि जो कानून की हुदूद से बाहर हो। जिस पर जस्टिस सरफराज डोगर ने जवाब दिया कि आपको भी अपनी ज़बान बंद रखनी चाहिए, आपको भी अदब की हुदूद में रहना चाहिए। ईमान मज़ारी ने वजाहत की कि जो मैंने कहा वो ज़ाती हैसियत में कहा था, इसका मेरे मौक्किल के केस पर असर नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरे बारे में कोई तासुब है तो मेरी मौक्किल का केस मुतासिर ना होने दें। मैं ज़ाती हैसियत में नहीं बल्कि केस लेकर आई हूँ। ईमान मज़ारी की अदालत से बाहर दिए गए बयान का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तबसरा किया कि मैं जज नहीं बल्कि डिक्टेटर के तौर पर बैठा हूँ। क्या हमें आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं करनी चाहिए? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर ईमान मज़ारी ने कहा कि मैंने कानून और आइन के दायरे से बाहर कुछ नहीं कहा, कि अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। आइन ने मुझे इज़हार राय की आज़ादी दी है और मैंने वही इस्तेमाल की है। बाद में चीफ जस्टिस ने ईमान मज़ारी के शौहर जो खुद वकील हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा कि हादी साहब इन्हें समझाएं, अगर कभी मेरे हाथ आ गई तो। इस पर ईमान मज़ारी ने जवाब दिया कि अगर अदालतें वकला को धमकाने के मरहले में दाखिल हो जाएंगी तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर ही लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर वकला तंजीमों का सख्त रद्द-ए-अमल आया था, मगर अगले ही दिन एक और मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस सरफराज डोगर ने वजाहत देते हुए कहा कि उनके अल्फाज को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। ईमान मज़ारी उनके लिए बेटी की तरह हैं और वो सिर्फ उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मैं उन्हें ऐसे समझा रहा था जैसे किसी बच्चे को समझाता हूँ, मगर वो बात नहीं समझ रही थी। वो बार बार बुनियादी हुकूक का जिक्र कर रही थी। क्या इस अदालत के अपने कोई बुनियादी हुकूक नहीं है? चीफ जस्टिस ने यह भी तरदीद की कि उन्होंने कभी पकड़वा देने जैसा कुछ कहा था, मगर ये तनाज़ा यहीं पर ख़त्म होने के बजाय अब काफ़ी आगे निकल चुका है। कल ईमान मज़ारी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी और इस हवाले से अपने एक्स पोस्ट में बताया कि आज मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वर्क प्लेस हैरेसमेंट कमेटी में शिकायत दर्ज कराई है और मिसकंडक्ट पर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी रेफरेंस दायर कर दिया है। अब अहम बात यह है कि रवा साल जुलाई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ऐसी शिकायत के हवाले से मजाज अथॉरिटी थी, लिहाजा उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक नोटिफिकेशन के जरिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 के तहत शिकायत पर इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी, जिसमें जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और ख़ुद जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ शामिल थी। मगर फिर कल ही चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने खुद एक और नोटिफिकेशन के जरिए वर्क प्लेस हैरेसमेंट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मजाज अथॉरिटी को ही तब्दील कर दिया और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की जगह जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को मजाज अथॉरिटी बना दिया, जिसके बाद ये तनाज़ा मज़ीद पेचीदा हो गया। और इस सूरत हाल के बाद शिकायत कुनुंदा ईमान मज़ारी ने एक्सपर्ट लिखा कि आज मैंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गई अपनी कल वाली शिकायत में इजाफी मवाद जमा कराया है, क्योंकि कल जब मैंने शिकायत दायर की थी और उस पर कमेटी बन गई तो एक अलार्मिंग डेवलपमेंट हो गई। इस हवाले से कमेटी बनाए जाने के चंद घंटों बाद ही हिरासानी के केसेस देखने वाली जज को जानबूझकर और बदनीयती से तब्दील कर दिया गया। ये तनाज़ा डॉक्टर माहरंग बलोच का नाम ECL से निकालने के केस की समाअत के दौरान खड़ा हुआ था। आज फिर चीफ जस्टिस की अदालत में ECL की केस की समाअत मुकर्रर थी, मगर डॉक्टर माहरंग बलोच की तरफ से ईमान मज़ारी के बजाय मावन वकील अदालत में पेश हुई और केस किसी और बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा की और मौका अख्तियार किया कि गुज़िश्ता समाअत पर जो वाक़या पेश आया था उस पर ईमान मज़ारी ने शिकायत दायर कर दी है। इस्तदा है कि केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल किया जाए। तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि किस बुनियाद पर शिकायत दायर की गई है, अदालत में क्या हुआ था। अदालत का सवाल है कि मरकज़ी वकील पेश क्यों नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि मरकज़ी वकील की गैर हाज़िरी का कोई मुनासिब जवाब पेश नहीं किया गया और फिर अदालत ने मुआविन वकील की इस्तदा मुस्तरद करते हुए केस की समाअत ही गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।